Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. डियर स्टूडेंट, आप सभी ने हिंदी रीडर की बुक्स निकालनी है। आज हम इसका 4th पार्ट रीड करें, जो है हमारी वन संस्कृति। जैसे कि इसके नाम से पता है, वन मतलब जंगल, जंगल की संस्कृति या पर्यावरण के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इस लेसन में पहले वो जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया। हमारे पर्यावरण और पर्यावरण से जो संबंधी समस्या है उन पर विचार किया गया है। आज हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह प्रदूषण का बोलबाला है। प्रदूषण कम करने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। बच्चों, आप भी जानते हो कि हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह आजकल प्रदूषण फैला, हमारे चारों ओर प्रदूषण ही है। प्रदूषण कम करने के लिए हमको सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, ये पाठ में हम पढ़कर जानेंगे। हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहलाता है। हवा, पानी, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, धरती, पर्वत, नदियाँ, जीव जगत, पेड़ पौधे आदि सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। इन सभी का हमारे जीवन से सीधा संबंध है और ये हमें प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए पर्यावरण के बारे में जानना और उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना हम सबके हित में है। आइए अपने पर्यावरण के दुख सुख को भी देखें। प्रकृति ने धरती पर नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं जिनके कारण हमारी धरती सुंदर और सुहावनी लगती हैं। आपने भी हरे भरे बाग बगीचे, भांति भांति के जीव जंतु तथा मनमोहक पर्वत श्रृंखलाएं, झरने, नदियां आदि देखे होंगे। भला कौन ऐसा है जिसका पहाड़ों की ठंडी हवा खाने, झरनों से गिरती फुहार देखने तथा नदियों के कल कल बहते पानी को निहारने का मन नहीं करता। लहराते खेत खलिहान, फूलों से महकती रंग बिरंगी धरती, कुंजों के झरमुट से आती मंद मंद ठंडी हवा और बीच बीच में चिड़ियों की चहचहाट, जंगल में शोर की निर्भीक दहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बनों में पगडंडी से गुजरते नर नारी, प्रकृति की गोद में अनायास ही माता के दुलार का आनंद होता है। संभवतः इसलिए धरती को धरती माता कहना प्रारंभ हुआ है। ये नाना प्रकार के सुहावने पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ ही नहीं बल्कि जल के भीतर रहने वाले जीव तथा आकाश में विचरने वाले पंक्षी, बहती हवा, फसलों तथा फल फूलों से लदी वनस्पतियाँ हमारी धरती माता के सुंदर वस्त्र और आकर्षक गहने हैं। बच्चे, कौन है हमारे आकर्षक गहने सुंदर धरती के? पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ नहीं बल्कि जल के भीतर रहने वाले जीव, आकाश में विचरने वाले पंक्षी, बहती हवा और फसलों तथा फूलों से लदी जो वनस्पति है वो क्या है? धरती माता के सुंदर वस्त्र हैं, ये आकर्षक गहने हैं। इनसे सुसज्जित धरती केवल चित्ताकर्षक ही नहीं लगती बल्कि मनुष्य सहित सभी प्रकार के जीव जगत के लिए जीवनदायिनी भी है। अब आप ही सोचिए कि जिस माँ की गोदी में जीवन, भोजन, दुलार और भरपूर लाड प्यार मिले, उसकी रक्षा कौन नहीं करना चाहेगा। यदि ऐसी धरती माता के सौंदर्य को कोई नष्ट करे तो क्या कोई भी व्यक्ति उसे बर्दाश्त कर सकेगा?
लेकिन आज हमारी धरती माता के गहनों और कपड़ों की उसके अपने ही मानव पुत्रों ने सर्वार्थवश लूट खसोट मचा रखी है, जिसका परिणाम यह है कि धरती पर प्राकृतिक वस्तुओं का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। पेड़ पौधे हमारे जीवनाधार हैं, वह हमें हरियाली, खाने के लिए स्वादिष्ट फल, सजावट के लिए फूल, मन की शांति के लिए ठंडी हवा और आँखों की शीतलता हेतु शुद्ध दृश्यावली देते हैं। वृक्षों की जड़ें धरती में चारों ओर फैलकर मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे हवा और वर्षा के पानी से मिट्टी बहती नहीं है। वृक्ष रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते, जो वृक्ष है वो क्या रोकते हैं? रेगिस्तान को बढ़ने से। समुद्र से भाप बनकर जो पानी उठता है वह वृक्षों के कारण ठंडा होकर धरती पर बरसता है। जो समुद्र में पानी होता है वो ना धूप के कारण सूख भाप बनकर पानी ऊपर उठता है, फिर वो वृक्षों के कारण ठंडा होकर धरती पर बरसता है, जिससे खेतों में हमारी फसलों को पानी मिलता है। वृक्ष हमारी सांस से निकली प्रदूषित हवा को सव्य इस्तेमाल करके बदले में हमें ऑक्सीजन से भरपूर साफ हवा देते हैं, जिससे हमारा खून साफ होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। वृक्षों से हमें ईंधन और इमारतों के लिए लकड़ी आदि मिलती हैं। उनसे हमें गोंद, रेजन, लीसा, झाल, जड़ी बूटियाँ आदि नाना प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुएं मिलती है। लेकिन खेद की बात है कि वृक्षों के इन्हीं गुणों का कारण लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे धरती वीरान होती जा रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, वर्षा अनियमित हो रही है, उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में पहुंच रही है, जिससे वह उथली हो रही है, और वर्षा का पूरा पानी अपने में ना समा पाने से नदियों में भीषण बाढ़ें आती हैं, बादल बिन बरसे चले जाते हैं, अंत जगह जगह सूखा पड़ रहा है, मौसम बदल रहा है, जिसमें फसलों की पैदावार ठीक से नहीं हो पा रही है। वृक्ष तैयार होने में बहुत समय लेते हैं, अंत इन्हें लगाने और पालने पोसने के बजाय यदि उन्हें यूं ही काटते रहें तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और धरती पर अनेक प्रकार की विपदाएं आने लगेगी। अंत अपने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों को लगाना और उनकी देखभाल करना हम सभी का परम कर्तव्य है। एक तो हवा को शुद्ध करने के प्राकृतिक कारखाने, वृक्षों तथा वनों की कटाई से शुद्ध और अशुद्ध हवा का संतुलन, दूसरे सैकड़ों कल कारखाने दिन रात अपनी चिमनियों से धुआं उगलकर हवा को अशुद्ध करते रहते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं। सड़ी गली चीज़ें साफ हवा को दूषित कर रही है। प्रदूषित हवा के कारण मानव नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहा है। दमा और फेफड़े की बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के साथ बस्तियों, गलियों आदि में गंदगी का बोलबाला है। घरों का कूड़ा करकट, सड़ी गली सब्जियों, छिलकों के ढेर, नालियों का सड़ता पानी आदि वायु प्रदूषण के घरेलू कारण बन गए हैं। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पानी है। ठीक है, डॉक्टरों के अनुसार आज बीमारियों में से लगभग 80% का कारण दूषित पानी का उपयोग है। गंदे पानी में रोगों के रोगाणु आसानी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसके स्रोत प्राय कुएं, तालाब तथा नदियां आदि ही हैं। आज शहरों की सारी गंदगी ढोने वाले नाले पास की उन्हीं नदियों में डाले जा रहे हैं जो पीने के पानी के स्रोत है। कल कारखानों की गंदगी भी नदियों में बहाई जाती है। मरे हुए पशु, अंधजली लाशें गंगा जैसी पवित्र नदी में बहाने से उसका जल भी प्रदूषित हो गया है। बड़े बड़े उद्योग ढेर सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनसे पानी प्रदूषित होकर प्रतिदिन बाहर निकलता है, जिसे नदियों में बहा दिया जाता है। इस गंदे पानी में कई प्रकार के हानिकारक रासायनिक द्रव्य होते हैं। संगीत कानों को अच्छा लगता है तो शोर सिरदर्द का कारण बनता है। शोर शराबा ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। हमारे कान एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज़ सुन सकते हैं। अधिक तीव्र ध्वनि अथवा धमाके से कान के पर्दों के फटने की संभावना रहती है। निरंतर शोर में रहने वाले
ऊंची आवाज़ में बोलने की आदी होते हैं, जो कालांतर में बहरे तक हो जाती है। शोर से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऊंची आवाज़ में बजते लाउडस्पीकर, कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनना, हवाई जहाज़ों की गर्जना, मशीनों की घड़घड़ाहट, मोटर गाड़ियों तथा अन्य वाहनों का शोर, ऊंची आवाज़ में हॉर्न बजाना, भीड़ भाड़ की चिल-पोंग आदि ध्वनि प्रदूषण के सामान्य कारण हैं। शोर बहुत ही हानिकारक होता है, तभी तो अस्पताल के परिसर पर लिखा होता है यहाँ हॉर्न बजाना मना है। इसीलिए ध्वनि प्रदूषण रोकने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। इसी तरह अन्य प्रकार के प्रदूषण भी हमारे पर्यावरण में विद्यमान हैं। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण बढ़ने में केवल कल कारखाने या वन विनाशों का ही हाथ है। हम भी अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय में स्वच्छता या पर्यावरण संरक्षण के सामान्य नियमों का पालन न करने से जाने अनजाने प्रदूषण बढ़ाने में सहायक बनते हैं। स्थान स्थान पर थूकना, कूड़ा कचरा फेंकना, नालियों में रुकावट पैदा करने जैसे अनेक कार्य पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ाते हैं। कूड़ा कचरा बिखारने से बचाकर शोरगुल पैदा करने वाले यंत्रों के प्रयोग में सावधानी बरतकर हम भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। बच्चों, इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वनों का विनाश, ये सारी प्रकृति के बारे में बताया गया है। होप स्टूडेंट कि आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया हो गया। ओके, बाय। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।